2 दिन मैं सिर्फ रोई थी, मतलब पिलो मेरा रो रो कर ऐसे गीला हो गया था, भर गया था आंसुओं से। करना बहुत मुश्किल था, बट दैट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव। और मैं तो अपने लिए भी यही कहती हूँ कि अगर मैं अपने मम्मी पापा की 10% भी बन जाती हूँ ना, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की लाइफ एकदम सॉर्टेड, उसको कोई टेंशन नहीं ज़िंदगी में। भगवान को जाके तो थैंक यू नहीं कर सकते हर बार, माँ बाप को जाके तो थैंक यू कर सकते हो। तो माँ बाप और भगवान एक ही बात है। हर गाना मुझे एक रीज़न की वजह से ही मिलता है, एंड आई ऑलवेज फील दैट कनेक्शन वेन एवर आई सिंग द सॉन्ग। सो आपका एक गाना जो विच हैड बिकम लाइक अ नेशन वाइड सेंसेशन, इनको गाना आता है नहीं आता है सब लोग ही हम कर रहे थे। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। नमस्कार एंड वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। आज हमारे साथ है एक बेहतरीन सिंगर असीस कौर, जिनकी खूबसूरत आवाज़ ने लाखों दिल जीते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी गायकी की नहीं, बल्कि उनकी शादी, उनकी माँ बनने का सफ़र और उनकी ज़िंदगी की उन अनकही पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो हम बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हम स्पॉटिफाई पर भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सफ़र के दौरान हमें सुनते रहिए। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो असीस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, इट्स बिन अ प्लेजर। और आई एम रियली हैप्पी कि आज हम ऐसे रूबरू हो रहे हैं। हमेशा फ़ोन पर बात हुई है, बट इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। कितनी सारी बातें हैं। टू स्टार्ट विथ आई वांट टू नो फर्स्ट व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड लाइक। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड पापा वांटेड अस टू सिंग गुरबानी गुरुद्वारे में। एंड ये उनका मतलब मैं और मेरे तीनों भाई बहन, टोटल 4 ऑफ अस। ओके। तो एक्चुअली पापा का मन था कि वो गुरबानी गाएं, बट वो नहीं गा पाए। तो उन्होंने कहा चलो मैं बच्चों से गवाऊंगा। सो एक ऐसे, मतलब एक्चुअली हर सिख फैमिली में थोड़ा माहौल होता है कि गुरबानी गाएं या पाठ करें, तो उस तरफ पापा ने हमें मतलब बहुत इंक्लाइंड रखा। और मेरी शुरुआत भी म्यूज़िक की गुरबानी से ही हुई। आई थिंक व्हेन यू वर आई वॉज 5 years old जब मैंने पहली बार गुरुद्वारे में शब्द गाया, और बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली। और मुझे तब से लगता है कि मतलब कोई मेरी तारीफ़ कर देता है ना, तो मैं कुछ भी मतलब फटाफट से कर देती हूँ ऐसा। तो ये वहाँ से इंस्टिल हुआ मुझ में। और फिर वहाँ से गुरबानी और म्यूज़िक दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। एंड मतलब जो पहली जो तारीफ मिली 5 years में लोगों से, दैट वाज आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट की, मतलब व्हेन यू फेल्ट कि मुझे गाना है। हाँ, कि मुझे गाना है, क्योंकि स्टेज पर जाओ, आपने शब्द गाया, और जब मैं जैसे स्टेज से उतरी, इतने सारे लोगों ने मतलब मुझे ऐसे बोला कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया है और बहुत बहुत मज़ा आया हमें। तो आपको एक बूस्ट मिलता है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि मैं बहुत छोटी भी थी, बट वो मज़ा आने लग गया उसके बाद। एंड पापा वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट। और मतलब वो हर हफ्ते कहते थे कि एक नया शब्द रेडी करना है और गुरुद्वारे में गाना है। तो ये मेरा मतलब रूटीन होता था। और फिर दीदार ने तबला बजाना साथ में शुरू किया, प्रभ जी, गुच्ची, सब साथ में हम गाने लग गए। एंड ऐसे हमारा मतलब म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। But you do not belong to a musical family. No, not at all. Like I belong to a business family, hardcore businessman. और म्यूज़िक मेरे बाद फैमिली में शुरू हुआ है। एंड इट्स बिन अमेजिंग कि मतलब बहुत ऐसा कम होता है कि 4 भाई बहन है तो चारों गाते हैं और चारों अच्छा गाते हैं, ये बहुत कम होता है। हाँ, मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक इज वो एक मतलब सिंगिंग स्पेशली एक ऐसी कला है, पता नहीं या तो आपके अंदर होता है, मुझे ये पता नहीं, आप भी बताएंगे थोड़ा सा कि या तो वो आपके अंदर होता है या तो नहीं होता है। क्योंकि सुर क्या तालीम के साथ बनता है? तो सुर इज़ एक्चुअली अ गॉड गिफ्ट। मतलब किसी ने भगवान ही बख्शते हैं कि आप गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ऑल यू कैन डू इज़ कि अगर आपको सुर बख्शा है तो आप उसे और रियाज करके बेटर कर सकते हैं। वोकल टेक्निक से यू कैन इंक्रीज योर रेंज, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मगर सुर है या नहीं है, दैट इज़ अ गॉड गिफ्ट। अच्छा, हाँ है ना, एग्जैक्टली दैट्स समथिंग कि आप चारों में सुर था, बट इट वाज सो वंडरफुल कि आपके पापा ने चाहा, हाँ, और वो हो गया, हो भी गया। फिर
और फिर क्लास 6 में मुझे याद है हम एक मूवी देखने गए थे, हम आपके हैं कौन, और मैंने वहाँ माधुरी दीक्षित को देखा सिल्वर स्क्रीन पे, और मुझे लगा यार कितना अच्छा गा रही हैं और कितना अच्छा डांस कर रही हैं। तो मुझे पता लगा कि वो उन्होंने नहीं गाया है। देन आई केम टू नो कि अच्छा प्लेबैक सिंगर होते हैं जो सब एक्ट्रेसेस के लिए गाते हैं। वहाँ से ये सपना और ये ज़िद शुरू हो गई कि मुझे भी प्लेबैक सिंगर बनना है। तो फिर मैं क्लास 6 से पापा मुझे सिंगर बनना है, पापा मुझे सिंगर बनना है, ये सब शुरू हुआ। और फिर एक्चुअली पापा ने मुझे कहा कि देख मैं किसी को जानता नहीं हूँ बॉम्बे में, तुझे कॉल आ गया तो हम तेरे को बॉम्बे ले जाएंगे। देन आई प्रेड अ लॉट, और फिर मतलब आई वेंट फॉर सम ऑडिशंस एंड लाइफ हैपेंड एंड फाइनली आई गॉट अ कॉल एंड फिर मैं बॉम्बे आ गई। और Did you there do was any no looking reality back. shows, singing reality shows? या आई वॉज इन इंडियन आइडल एंड बट वो मेरा बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए था। और जब मैं रिजेक्ट भी हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब मुझे लगा था उस दिन की आज ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके बाद शायद मैं कभी सिंगर नहीं बन पाऊँगी। बट लाइफ हैड अनदर प्लान्स एंड बेटर प्लान्स। Absolutely, yeah. That is वो एक वो अपने आप में एक्चुअली एक स्टोरी है। हाँ, जो हर एक को मतलब जिंदगी के स्टार्टिंग में अगर वो चीज़ समझ जाए ना, ऐसे एक दो एग्जांपल्स हो टू लीड बाय, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर द किड्स ऑफ टुडे। क्योंकि अभी रियलिटी शोज की इतने होड़ है, दैट इज लाइक द बेसिक कंपटीशन टू मेन स्ट्रीम में आने का। जैसे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं या कुछ, आप आउट हो गए मतलब आपकी जिंदगी उधर खत्म नहीं होती है। सो वो उधर का एक चैलेंज है, बट आपका जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू नीड टू योर फोकस एंड योर डिटर्मिनेशन शुड बी बियॉन्ड। मतलब एक्चुअली होता ही है, जब आप रिजेक्ट होते हैं तो दिल बहुत टूटता है। मेरा भी टूटा था, 2 दिन मैं सिर्फ रोई थी, मतलब पिलो मेरा रो रोकर ऐसे गीला हो गया था, भर गया था आंसुओं से। फिर थर्ड डे वाज लाइक नहीं यार ऐसे तो नहीं बैठ सकते। So I again started my riyaz and again I called a lot of music directors. I want to come to Bombay and I want to sing. तो फिर eventually it happened. Wow. So what was the turning point like? When did Mumbai happen? Mumbai happened actually after 1 year of when I got rejected from Indian Idol. और I met Salim sir, Salim Merchant. उनसे ही मैंने सबसे पहले बात की एंड उनसे ही मिलने में बॉम्बे आई थी। और जब मैं आई थी उन्होंने मुझे गाना भी दिया, बट वो इवेंचुअली किसी और सिंगर ने गाया बिकॉज आई वॉज टू न्यू एंड द प्रोड्यूसर वांटेड अ बिगर नेम। बट जब उन्होंने मुझसे गवा लिया ना, दैट सॉन्ग रियली गेव मी होप कि मैं रुक सकती हूँ बॉम्बे में, अगर आज नहीं तो कल मुझे वो मौका मिल जाएगा। सो दैट वन सॉन्ग, इवन दो वो रिलीज़ नहीं हुआ मेरी आवाज़ में, बट दैट वॉज वन टर्निंग पॉइंट टू डिसाइड लाइक ठीक है रुकते हैं बॉम्बे में, करते हैं ट्राई। 6 महीने देती हूँ अपने आप को, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक एक्चुअली। टच वुड। आपकी कहानी से मुझे एक्चुअली मेरी कहानी याद आ गई कि आई ऑल्सो डिड अ ब्यूटी पेजेंट। मतलब बैक इन द डेज मेरा पहला ब्यूटी पेजेंट था, एकदम अनाड़ी किया, पहले राउंड में आउट हो गई। और पहले राउंड में मतलब जो टॉप 20 जो थे, जो स्टेज पे वॉक किया पूरा रेडी वेडी होके, आउट हो गई। और एक्चुअली मैं उस दिन मैं बहुत छोटी थी टू अंडरस्टैंड कि मैं रिजेक्टेड फील करूँ, दुखी फील करूँ। इंसल्टेड तो फील हुआ था, लेकिन मैंने सोचा मैं बैठ के देखूंगी जो जीत रही है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है स्पेशल जो मुझ में नहीं है। एंड मैंने तैयार किया, अगले साल मैं कॉम्पिटिशन जीती भी। एंड सेम विथ मुंबई, मुझे बुलाया गया था एंड दैट टाइम आई वाज ग्रेजुएशन मैं कर रही थी, जस्ट क्लास 12 पास करके ग्रेजुएशन कर रही थी। और मुझे मुंबई में बुलाया था एक फ़िल्म के लिए। आ तो गई नाचते नाचते, लेकिन आके फिर मुझे वो फिल्म ना मुझे भी पसंद आई थी एंड मतलब पूरा चीज़ थोड़ा सा उतना पसंद नहीं आया था कि मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो बट मुझे ये पता था कि मैं मुंबई वापस आऊँगी। 3-4 दिन के लिए मुंबई आए थे, तो वो ऑडिशन दिया भी नहीं, सिर्फ लोगों से मिले। और फिर मैंने बोला कि ये फिल्म नहीं करनी मुझे, आई थिंक आई नीड टू फिनिश माई स्टडीज़, क्योंकि ये फिल्म मुझे उस टाइम पे सही नहीं लगा। ट्रेन में बैठी और ट्रेन जब मुंबई स्टेशन छोड़ रहा था,
मैं 100% मैं जानती हूँ, आज भी दिमाग में क्लियर है कि मैंने ऐसे करके बाहर मैं देख रही थी और मैंने बोला मुंबई मैं आ रही हूँ वापस और मैं फटाफट वापस भी आई थी। Wow. तो एक वो जो चीज़ होता है ना, कॉल आपको वो होप दे देता है हाँ, और true. फिर आप उस होप के पीछे similar. हाँ, काम करने लग जाते सही. हो और वो हो जाता है। So one failure is not your failure forever and one मतलब एक कॉल आपके दिमाग को ट्रिगर कर सकता है and you can move on. There's a song जो आपने गाया, I don't give a F. So that is the lyrics are very strong मतलब Yeah. and that is kind of an empowering song. Yeah. तो मुझे वो जानना उसके पीछे का thought क्या है and what is it all about? How did it come? Because starting is गुरबानी, Yeah. तो एकदम से लगता है कि what is that outburst of you know empowerment? एक्चुअली मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि एक सिंगर को एक जॉनर में सीमित नहीं रहना चाहिए. इफ़ यू कैन लाइक ट्राई डिफरेंट जॉनर्स, बहुत अच्छी बात है. एंड आई बिन ब्लेस्ड कि मुझे गुरबानी के बाद आई स्टार्टेड विद फिल्म सॉन्ग्स जो कि बहुत रोमांटिक थे, बोलना एंड इंतज़ार इज़ आई नो इंतजार वो गाना है जो जिसमें गुरमीत फीचर हुए थे. दैट वाज अ म्यूजिक वीडियो. बाप रे, बहुत ही डिफिकल्ट गाना है. कहाँ से शुरू होके कहाँ चला जाता है और कहाँ ये क्या है. और लाइक एंड उसके बाद मुझे मौका मिला, आई डिड डांस नंबर्स लाइक पनघट, अखलड़ जावे. सो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट समथिंग एल्स ऑल्सो फॉर माई नॉन फिल्म जर्नी. तो कुछ मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि विच इज़ वेरी एम्पावरिंग एंड दैट वाज मेनली वुमेन ओरिएंटेड सॉन्ग. कि मतलब ठीक है, लड़कियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम हो ज़िंदगी में ठीक है, अच्छे से रहते हो, गुड है, अदरवाइज इट्स ओके, आई एम हैप्पी विदाउट यू. और उसका वीडियो भी हमने बहुत खूबसूरत बनाया. विजय गांगुली हैज़ डायरेक्टेड इट. तो वो गाना इसीलिए किया कि हमको एक्सपेरिमेंट करना था. एंड मेरा फ़ैन बेस क्योंकि जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, कुछ और भी देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फिल्म सॉन्ग्स. बिकॉज फिल्म सॉन्ग्स में वो लिबर्टी नहीं होती, आप वही गाते हैं जो आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से गाना है या कैरेक्टर की जो डिमांड है. बट नॉन फिल्म में यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड दैट वाज द सॉन्ग विच इज़ ब्यूटिफुली composed by Goldie and who is now my husband. And we had a great time actually उस गाने को बनाने के दौरान. and पवन सर हैज़ लाइक फ्रॉम सोनी म्यूज़िक, उस समय सोनी म्यूज़िक में हम थे इस गाने के लिए. एंड उन्होंने बहुत दिल से काम किया था इस गाने पे. ही रियली पुश्ड अस की करते हैं नया गाना. सो इट वाज फन. सो जिस तरीके से आपने उस गाने में एम्पावरमेंट के बारे में सोचा, मतलब व्हाट्स योर रियल थॉट ऑन एम्पावरमेंट? आई रियली फील कि लड़कियां किसी भी एंगल में लड़कों से कम नहीं होती. और मुझे तो सच बताऊं, लगता है कि लड़कियां बहुत बेटर होती हैं. मतलब मैं आज भी कहती हूँ कि लाइक बिकॉज वी कैन मल्टीटास्क, वी कैन हैंडल होम, वी कैन हैंडल बिजनेस एंड मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब कहीं लड़कियों को रोका जा सकता है. लाइक वी आर एट इट. और एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज लाइक एवरीबडी सपोर्टिंग ऑल्सो. पेरेंट्स आर लाइक ऑल्सो बड़े दिल से लड़कियों पे मतलब मेहनत करते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़ की करो जैसा करना है. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग चेंज एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. सो Absolutely, you said a very good thing. Like at least a lot of people have understood and they are investing in girls as much as they invest in boys. मतलब अभी ये नहीं सोचते कि लड़की है तो शादी के लिए जमा करके रख देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में खर्चा करते हैं ताकि वो एक लड़के के जैसा मतलब इंडिपेंडेंट होके खड़े रहे. सो आपका एक गाना जो विच हैड बिकम लाइक अ नेशन वाइड सेंसेशन, जिनको गाना आता है नहीं आता है सब लोग ही हम कर रहे थे, राता लंबिया. आई वांट टू नो कि was that also your divine call? मतलब how did that project happen? मुझे लगता है कि all my projects are divine calls only. And I am the happiest when I'm in the studio. और मुझे लगता है कि जब आप गाना गाने जाते हैं ना, I feel another kind of connection whenever I am on mic. तो चाहे वो रोमांटिक गाना हो या वो डांस नंबर हो, मुझे मतलब बहुत सुकून फील होता है जब भी मैं गाती हूँ. और राता लंबिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सॉन्ग्स एंड इस गाने को तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. तो
हर गाना मैं वही सोच के गाती हूँ कि गाना बहुत हिट होगा या लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. राता लंबिया हैज़ रियली रिसीव्ड दैट लव फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स. सब लोगों ने वो गाना पसंद किया है, सब लोगों ने अपनी स्टोरी पे लगाया है, गाया है, उस पर जैम किया है. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि पीपल हैव लव्ड द सॉन्ग दिस मच. और आया भी बहुत खूबसूरत टाइम पे था. हम लॉकडाउन चल रहा था जब शेरशाह रिलीज़ हुई और लोगों ने फिर भी उस गाने से लेकर मतलब उस गाने को लेकर इतना कनेक्ट किया. सो दैट्स आई एम रियली थैंक यू फॉर ऑल द लव टू द ऑडियंस. बट या डिवाइन कॉल ऑब्वियसली बिकॉज मुझे लगता है कि हर गाना मुझे एक रीज़न की वजह से ही मिलता है. एंड आई ऑलवेज फील दैट कनेक्शन वेन एवर आई सिंग द सॉन्ग. और आज भी जब मैं स्टेज पर भी गाती हूँ तो जब लोग साथ में गाते हैं वो गाना तो अलग ही माहौल बन जाता है यार लाइव शोज़ पे भी. तो जब लोग गाना गाते हैं तो ऐसा डिस्टर्ब नहीं होता है? दिस इज टोटली वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है. नॉन सिंगर जब गाते हैं और साथ में लोग भी बेसुरे. आप सोचो ना, आपने एक लाइन गाई और जवाब में 10,000 20,000 लोग उसका लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं आपके लिए. दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग. और ऑडियंस हमेशा सुर में ही लगती है क्योंकि वो इतना खूबसूरत माहौल होता है. दैट इज़ अनदर फीलिंग ओनली एक्चुअली. रोंगटे खड़े हो जाते होंगे ना. इवेंट अभी मैंने आई थिंक राता लंबिया लास्ट शो पर जब गाया भी वो इतना खूबसूरत आया. मेरे फ़ोन में भी है वो. आई विल शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. आई थिंक द बेस्ट फीलिंग व्हेन पीपल सिंग. आपको अभी भी उतना ही रियाज करना पड़ता है और यू फील दैट मतलब हमें ऐसा देख के लगता है कि एक मतलब इज अ वेरी बिग सिंगर, उसकी क्या ज़रूरत है? नहीं, आपको रियाज उतना ही करना पड़ता है. इनफैक्ट जब आप सिंगर बन जाते हो आपको रियाज ज़्यादा करना पड़ता है ताकि आप एक तो वोकल कॉर्ड्स को मेंटेन करके रखें और टेक्निकलिटीज़ बढ़ जाती हैं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, नए नए तरीके के गाने होते हैं. जब आप स्टूडियो जा रहे हैं आपको आइडिया नहीं है कौन सा गाना आपको गाने को मिलेगा और देयर इज़ ऑलवेज अ सरप्राइज़ कि क्या होगा, कैसा होगा, वोकल रेंज में होगा नहीं होगा, वर्सेटैलिटी के हिसाब से. सो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन पॉइंट. और जितना आप अपने टैलेंट पे काम करेंगे उतना ही आपको ज़िंदगी में और मज़ा आएगा चैलेंजेस को ओवरकम करने में. सो आई थिंक जब आप सिंगर बन जाते हैं आपका रियाज और बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दिस इज़ हाउ इट शुड बी ऑल्सो. स्टूडियो जाके मतलब तुरंत गाना सुनने को मिलता है और तुरंत रिकॉर्ड करना पड़ता है. तुरंत, यस. मतलब कितना कभी कभी तो मुझे याद है बोलना तो मैंने 5 मिनट में सुना था, 10 मिनट में डब भी कर दिया था. दैट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट सॉन्ग्स व्हेन आई केम टू बॉम्बे. तो इट हैज़ बीन रियली क्विक. अब ऐसा हो जाता है कि गए और सुना है गाना गा दिया. सो यार पहले होता था कि कितने 4-4 दिन मतलब सिटिंग्स होती थी जब लता जी, आशा जी, मतलब बिकॉज दैट वाज आल्सो एनालॉग. अभी सब डिजिटल हो गया है तो फट होता है सब. और पर म्यूजिक तो ठीक है सेट है बट गाना और दिमाग में तुरंत गाने को. तो यही तो चैलेंज होता है एक अच्छे सिंगर बनने का कि आप गाना सुनो, उसे एब्जॉर्ब करो और फिर एक खूबसूरत तरीके से डिलीवर करो अपने स्टाइल में. वो भी सही एकदम. माय गॉड, मतलब जितना आसान लगता है गाना, मतलब माइक पकड़ के गा दिया तो नहीं ऐसा बिल्कुल कितना ही डिफिकल्ट है. ऑफ कोर्स इतना ही डिफिकल्ट है. मुझे याद है मैं एक सिंगिंग रियलिटी शो किया था, रिहर्सल में ही मेरा गला टूट गया था. वो होता है ना बैठ जाना, वो कंठिल वंठिल लेके सब लोग घूम रहे थे, उसमें सबके हाथ में एक कंठिल होता था. इट वॉज अ क्रेजी सिचुएशन. वो कंठिल भी हेल्प नहीं किया बाय द वे उस टाइम पे, क्योंकि तभी ऐसा लगा कि यू हैव टू हैव लाइक ऑलवेज प्रैक्टिस, नहीं तो वो एक दिन जिम करने जैसा हो जाएगा, अगले दिन मसल सोर लेके. एग्जैक्टली द बेस्ट वे यू कैन पुट इट कि अगर आपको मसल्स बनाने हैं तो आपको रोज ही जिम करना चाहिए. तो सेम दीज आर ऑल्सो वोकल कॉर्ड्स आर ऑल्सो मसल्स. सो उनको मेंटेन करने के लिए रोज रियाज करना चाहिए. दैट इज आवर वर्कआउट गले का. So during that song, you and your husband came close to each other. I read somewhere, but I think you were dating for 7 years. That is a myth. Acha, myth? Okay. We have known each other for 7-8 years. और एक्चुअली सच में डेटिंग तो कभी था ही नहीं हमारे जहन में. हमेशा जब भी वो मुझे बुलाते थे
मैं जाती थी, गाना गा के आती थी, आधे घंटे में मैं गाना गा देती थी और मैं मतलब उसके बाद 5 मिनट में बाहर स्टूडियो से। हम हमेशा दोस्त थे, दोस्त से भी ज़्यादा कलीग्स थे हम। दोस्त हम बहुत लेटर स्टेज पे बने और इट गैप करते करते एक्चुअली मम्मी पापा को वो पसंद आ गए, बिकॉज हम बहुत काम कर रहे थे उस गाने पर। देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। और फिर थोड़ा घर आना जाना हुआ, मम्मी पापा वाज लाइक ठीक है, मतलब दोनों सेम उससे हैं, लाइन से है, एक दूसरे को समझेंगे। एंड सो बेसिकली आवर पेरेंट्स वांटेड अस टू गेट मैरिड एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो एंड देन ही प्रपोज्ड टू यू इन Jan 23 या हमारा रोका एक्चुअली जनवरी में हुआ। और फट से शादी फट से ही करनी चाहिए मुझे लगता है। फिर जब पता ही है कि इसके साथ करनी है तो कर लो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। हाँ वो तो है, मतलब बट मतलब टॉकिंग अबाउट टुडेज पीपल, मतलब थोड़ा सब कुछ में बहुत 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 टाइम लेते हैं। टाइम एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि कोई इंसान सही है, सो इट्स गुड टू बी विद हिम। क्योंकि मुझे लगता है यार ज़िंदगी किसी के साथ अच्छे से बीत रही है तो बिताओ। एंड ऑल्सो आई न्यू हिम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो वो मतलब वो ऐसे वो होता है ना कि झिझक नहीं थी कि कैसे होंगे, क्या होगा, तो वो नहीं था। ऑलवेज हर्ड अबाउट हिम। हमारी मैनेजमेंट भी सेम है, तो हमेशा सुनने में मिलता था कि लड़का बहुत अच्छा है। सो एक्चुअली इट इज गुड टू बी फ्रेंड्स ना, मतलब कि जिससे शादी कर रहे हो अगर उसके साथ आप दोस्त हो, हाँ तो बहुत ईजी हो जाती है एक्चुअली लाइफ। हम अभी भी कभी कभी बात करते हैं ना, हम भूल जाते हैं हम पति पत्नी हैं, तो हम दोस्तों की तरह बात कर तो लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है ओह पति है, ये नहीं कहना। फन। और उसके बहुत ही जल्दी मतलब मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था कि आपको बेबी हुआ। उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप खोल के और चेक करने लगे कि ऐसे ऐसे बोला, नहीं ये तो कुछ और चीज़ का मुझे मैसेज भेजा। वो तो ऐसा तो कोई मैसेज मेरे पास भेजा ही नहीं। मैंने कहा वो क्यों भेजेंगे, वो तो हमें पता करना होता है कि हुआ है। मुझे पता था। तो गुरमीत का पहला फ़ोन ही आपके पास गया था। अच्छा बेबी हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने इतना जल्दी, मतलब अच्छी बात है, लेकिन वही मैं पूछ रही हूँ लाइक समाज की आंटी, इतना जल्दी सब कुछ पता एक्चुअली लगा ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली इट वाज नॉट प्लान्ड एंड बट आई थिंक गॉड हैज़ his own plans and I think that those are the best plans. तो जब हो जाता है तो फिर हो जाता है, it's like that. It was fun actually. Goldie also was like 3 महीने तक उनको पूरा विश्वास ही नहीं हुआ था जब तक मेरा बेबी बम्प आया नहीं था। हाँ. उनको तब तक लगता था शायद है नहीं प्रेग्नेंट, ऐसे ही है, मजाक कर रही है। बट इवेंचुअली जब दिखने लग गया ना तो वैसे नहीं अच्छा, हाँ देन इट हिट हिम कि नहीं मैं पापा बनने वाला हूँ। फन। बट या इट वाज good. So how has parenthood been like? Wow. I think the best phase of life because it changes you as a person. और ज़िंदगी में आप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठहराव आ जाता है once you become a parent. और चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये खूबसूरत चेंज आया मेरी ज़िंदगी में. नाउ आई एम हैप्पियर, आई एम कंटेंट. मतलब ज़िंदगी में पहले भी सब कुछ बहुत अच्छा था. मुझे लगता था कि सिर्फ अवार्ड्स मिल रहे हैं, गाने सुपर हिट हो रहे हैं तो यही ज़िंदगी है, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, यही मतलब मेन माइलस्टोन्स हैं. बट आफ्टर यू बिकम अ मदर ज़िंदगी फिर फील होता है कि यार नहीं यार, एक पर्सनल खुशी होती है, एक पीस होता है जब अपने बच्चे को देखते हो. वो आप माँ बन के ही समझ आता है एक्चुअली. ये मैंने अपने में भी महसूस किया था. एक्चुअली बिफोर माय बेबीज़ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लगता था मुझे तो बच्चे मुझे समझ में ही नहीं आते थे. मतलब ये समझना ही नहीं होता था मुझे. दूसरों के बच्चों के साथ मैंने दूसरों को देखा है, मतलब गोदी में उठा के कुछ पू कर 1.5 घंटा बिता लेना. मैं 5 मिनट भी करके फिर निकल जाती थी क्योंकि मुझे वो मतलब मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ही कम थी. और मुझे ऐसा लगता नहीं मुझे तो मेरे बच्चे चाहिए ही नहीं. बाप रे, मुझसे संभाला ही नहीं जाता, मुझसे समझना ही नहीं होता है. बट मी एज अ पर्सन चेंज्ड आफ्टर आई हैड माई बेबी इन हैंड. इतना बड़ा परिवर्तन आता है. वो अगर मेरे खुद के साथ नहीं होता ना, मैं कोई बुक भी मुझे नहीं समझा पा रहा था. कोई भी चीज़ आपको ये समझा नहीं सकता. But I want to know from another very successful person, which is you, to tell the audience, क्योंकि एक
काम करने की जो एक जुनूनियत होती है, और स्पेशली दिस एज गर्ल्स दे आर वेरी हेड ऑन कि हमें ना हमारा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड नथिंग बीट्स दिस. सो इफ देयर इज अ फीलिंग दैट कैन बीट दिस, आई वांट यू टू से दैट. एक्चुअली क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हूँ और मुझे लगता है कि काम चलते रहना चाहिए ज़िंदगी में, और अगर मुझे प्लान करने का ऑप्शन होता कि मैं प्लान करती अपना वे भी, तो मैं शायद पता नहीं कब करती, बिकॉज मुझे हर बार होता है कि चलो ये सीज़न कर लूँ या ये गाने गा लूँ उसके बाद करूँगी, तो वो बाद कभी होता ही नहीं. बट मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू बिकम अ मदर, आपका जो सोचने का मतलब वो जो पूरा नज़रिया होता है वो एकदम बदल जाता है. और अब मुझे लगता है कि आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन, अ बेटर सिंगर, अ बेटर परफॉर्मर, बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि कल को जब मेरा बच्चा मुझे देखेगा, उसकी नज़रों में मुझे वो प्राउड फीलिंग चाहिए कि यार ये मेरी मम्मा है, ये इन्होंने किया है. तो वो एक फीलिंग है, वो जो बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग है एक्चुअली किसी और से. मतलब हमेशा ये भी हो कि माँ बाप प्राउड फील करें हम पे, बट जो होता है ना कि आपका बच्चा आपको देखकर सीखे समझे, तो वो सिर्फ वहीं से आ सकता है फीलिंग. सो आई थिंक इट हेल्प्स यू इन योर करियर ऑल्सो, बिकॉज नाउ यू वॉन्ट टू डू इवन बेटर. क्योंकि एक छोटा इंसान है जो आपको देखकर ही ज़िंदगी में सब कुछ सीख रहा है. आप जो करोगे वो वैसा ही सीखेगा. आप अगर सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हो तो वो उसके अंदर जाएगा कि मेडिटेशन करना है. अगर आप सबसे पोलाइटली बात करते हो, अगर आप काइंड हो, तो ये सब वो चीज़ें सीखेगा. सो यू योर सेल्फ बिकम अ बेटर पर्सन, अ बेटर बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन, एंड अ बिजनेस और career oriented, whatever you're doing, you do better because of that छोटा बच्चा. आई नो. डज इट इन एनी वे, मतलब आपको लगता है कि कहीं पे भी आपको कॉमा या फुल स्टॉप लेना पड़ा था फॉर द बेबी? कॉमा कह सकते हैं, फुल स्टॉप थैंकफुली नहीं हुआ, बिकॉज मतलब मेरी प्लानिंग ही मतलब भगवान ने ऐसे बिठाई कि जब आई गॉट प्रेग्नेंट तो सीज़न उस समय ख़त्म हो रहा था. तो आई वॉज एट होम इन मतलब मैंने परफॉर्म किया है स्टेज पर टिल आई वॉज 7 months प्रेग्नेंट, और फुल वहाँ डांस किया है. तो मुझे लगता है तभी उसमें भी ऐसे वो मतलब वो चीज़ें हैं कि वो जब गाना सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, या गिटार बजाते हैं जब उसके पापा तो उसको बहुत अच्छा लगता है. ज़रा सा क्रैंकी होता है, हम उसको स्टूडियो ले जाते हैं तो उसको अच्छा लगता है. तो आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग टिल 7th month, और उसके बाद सीज़न ही ख़त्म हो गया. तो आई वॉज एट होम 8th and 9th month में, बट आई वॉज स्टिल सिंगिंग फ्रॉम, आई वॉज गोइंग टू रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ टू डब द सॉन्ग्स. तो बस वो आई थिंक 40 days वाला जो होता है ना वो पॉज था, क्योंकि मैं घर पर थी. और उसमें भी 18th day पे मुझे एक रिकॉर्डिंग आ गई थी. तो आई वाज लाइक कॉल द म्यूज़िक डायरेक्टर होम, उनको बुलाओ, घर पर गा कर देती हूँ गाना, बिकॉज देयर वाज अ डिलीवरी. तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुझे वो होता है ना, वो जब सब कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है या लड़कियाँ बहुत अजीब से फेस से जाती हैं, वो टचवुड इसलिए नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग. तो वो चेंज मतलब बहुत ज़्यादा हुआ नहीं. सो आई वाज हैप्पी. How wonderful. I have spoken to psychiatrist also, and mental health specialist, working moms. पर मुझे एक चीज़ जो कॉमन हर जगह दिखा इज़ जहाँ पे मम्मियाँ मतलब आफ्टर डिलीवरी काम में बिजी रहे, मोस्टली दे हैव नॉट हैड एनी काइंड ऑफ मेंटल अनईजीनेस. मैं बोलूँगी, मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही भारी शब्द है, वो उसमें मैं घुसना नहीं चाहती हूँ. लेकिन द सेंस ऑफ बीइंग समवेयर, wanting to be somewhere, belonging somewhere and not happening, वो जो गैप हो जाता है उसमें से ये सारी चीज़ें होती है. बिकॉज you have always envisioned yourself to be somebody, और सडनली एक बहुत हैप्पी चीज़ हुआ है, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग द सेम जैसे आप पहले फील करते थे. आई थिंक काम कई हद तक हमको बांध के रखता है. सही. आपको भी ऐसा ही हुआ था? सेम मतलब एक्चुअली, बिकॉज यू वर बिजी इन योर वर्क, तो ऐसा मतलब सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली. बट टुडे इफ यू थिंक बैक, तो आई फील आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज हम हमेशा काम के पीछे दौड़ते रहते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज़ एक छोटा सा बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है और आपका सारा फोकस, सारी अटेंशन उस पर हो जाती है.
एंड दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल फेस. उस समय यू शुड एन्जॉय इट, बिकॉज जैसे फर्स्ट 40 डेज यूजुअली घर से बाहर नहीं निकलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बॉडी के हिसाब से भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू सो मेनी चेंजेस इन लास्ट 9 months. और उसके बाद फिर आप एकदम एक छोटा सा बच्चा जो आप पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता. तो enjoy that time and then get back to work when you're mentally ready. That is very important. And when you're physically also want to do that, because अब ये भी मैं देखती हूँ, जो भी मेरी फेलो मॉम्स हैं उन सबका भी मुझे दिखता है कि वर्कआउट शुरू किया कि नहीं किया, ये सब चल रहा होता है. बट आई थिंक यू शुड टेक योर टाइम, टेक योर रेस्ट. उसके बाद क्योंकि ज़िंदगी तो वापस नॉर्मल पे आ ही जाएगी. बट ये जो 40 डेज हो गए, या वो जो टाइम है जो आपका बेबी के साथ सोलो बॉन्डिंग वाला टाइम है, वो वापस नहीं आएगा. वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. हाँ, बट इफ फॉर अ वर्किंग मॉम, आई एम आस्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हु आर इन अ दुविधा कि यू नो ये करने जाए तो वो तो मिस तो नहीं हो जाएगा. तो एज अ वर्किंग मॉम आपका क्या है, मतलब जस्ट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, कि आप अगर काम में आते हैं तो क्या बच्चे पे ध्यान रखना कम हो जाता है? आई थिंक फिर वो बैलेंस मेंटेन करना, वो फिर इसीलिए माँ बनाई है भगवान ने. बाप को बाप, मतलब बाप बच्चे पैदा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो ये नहीं कर पाएंगे. एक औरत ही ये सब कर सकती है, मल्टीटास्किंग, कि वो बाहर का काम भी संभाल सकती हैं और बच्चे को भी संभाल सकती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड होता है ऑब्वियसली, अभी जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ, बट मेंटली मेरा एक दिमाग का कोना, दिल का कोना वहीं है, हर फतेह क्या कर रहा होगा, ये सब ही चल रहा होता है. बट या इफ़ यू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, यू हैव योर in-laws or your parents with you, or you have support like nannies, या जो भी, a like, good help, a good help, then life like gets easier. Obviously मतलब वर्किंग मॉम है तो बाहर जाएंगे काम करने, बट आफ्टर दैट देयर इज ओनली वन थिंग. आप घर आए हो तो फिर गिव यू ऑल योर टाइम टू बेबी. दैट इज़ लाइक वो स्विच करना पड़ता है कि बाहर है तो बाहर का काम करो, ख़त्म. घर हो तो फिर बच्चे के साथ रहो. सो हाउ हैज़ बीन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स लाइक, मतलब बिकॉज आई थिंक सिंगिंग इज वैसे तो लगता है कि बहुत ही आसान चीज़ है, आप बस गा लो, लेकिन आपको अगर एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिला होता है एंड ऑल, तो आवाज़ भी, हाँ, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस रियाज भी चाहिए, नॉट ओनली रेस्ट, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे टू वो मसल्स को सही से फॉर्म में रखने के लिए. रियाज मेरा हमेशा से चलता ही रहा है. मैंने आई थिंक सिर्फ 15 डेज़ का ब्रेक लिया होगा जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि 18th डे जैसे मैंने बोला मुझे गाने के लिए डब के लिए फ़ोन आ गया था, तो आई स्टार्टेड माई रियाज अगैन फ्रॉम 15th डे. और वो मेरा सिंपल सा फंडा था कि जैसे ही हर फतेह सोता था तो मैं तानपुरा ऑन किया, आई विल स्टार्ट सिंगिंग एंड हमिंग, कि जिससे उसको भी डिस्टर्ब ना हो. और मैंने सबसे अच्छा काम ये किया कि जब वो सोता था मैं भी सो जाती थी. करना बहुत मुश्किल था, बट दैट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव. बच्चा सोता है, माँ को भी सुला दो, बाकी काम घर के सब लोग कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. थोड़ा लेट भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट व्हेन द बेबी स्लीपिंग प्लीज स्लीप. ये एक मंत्र है जो आई थिंक एवरी वर्किंग वुमेन और एनी मदर शुड फॉलो. आई नो इट्स मतलब थोड़ा सा Because you have to डिफिकल्ट be है, awake. You have to लेकिन be awake हाँ, with इफ him. द बेबी इज स्लीपिंग एंड यू आर स्लीपिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ के, देयर नथिंग लाइक इट. एंड आई थिंक आपके लिए काफ़ी ईजी था, क्योंकि मैं तो आज भी, मेरे बच्चे गाना सुन सुन के सोते हैं. गाना सुना दो तो वो चुप ही रहते हैं, गाना सुन के एंटरटेन भी होते, गाने पे डांस भी करते हैं. और मतलब गाना सुना दो, मैं बोलती भी हूँ देखना नहीं है सुनना है. हाँ, तो मुझे आके बोलते देखना नहीं है सुनना है. हाँ, तो मैं सुनाती हूँ उन लोगों को गाने. तो आपके लिए तो मतलब चलते फिरते एंटरटेनमेंट है घर पे. फन. हमारे घर में कोई ना कोई गा ही रहा होता है, तो इट इज़ वेरी लाइक माहौल ही ऐसा म्यूजिकल है, तो फन. मैं भी मतलब जब होता है कि चलो यहाँ पे ऐसे किया, सुलाया और गाने लग गए, तो वो सो जाता है मस्त. Oh my God, how lovely. I can understand. मैं ही गाना गा गा के सुलाती हूँ. वो आज भी वो गाना गलती से भी हम लोग सुन लेते तो उसको लगता वो लोरी है, क्योंकि मैं मतलब वो जब बहुत छोटे थे मैं सुनाती थी. अभी वो लोरी हो गया, जबकि उसमें हम लोग मतलब ऐसे ही सुन रहे थे, पर वो उनके लिए लोरी है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज स्लेप्ट विद दैट सॉन्ग. वो लाइक यू गाइस कैन लाइक जेन्युइनली ट्रेन देयर ब्रेन्स कि ये गाना चला है तो आपको सोना है.
वो इतना वो कोरिलेशन हो जाता है उनके साथ। लेकिन मैं अपना खुद का ही वो मूल मंत्र साहब मैंने पढ़ा हुआ है, एक ओंकार, वो प्ले करती हूँ और हर फतेह लाइक अच्छा नीनी टाइम हो गया, अब सुला देंगी मम्मा। that's how it goes. आई हर्ड कि आप अपने रिकॉर्डिंग में उसको लेके गए थे एट द एज ऑफ 2.5 months. Yeah. But that was fun because अब वो बहुत छोटा था and I was like exclusive breastfeeding him. तो मेरे को और वो पहला डब था जो मैं बैंड्रा गई थी। यूजुअली आई वर्क अराउंड अंधेरी, तो वो फटाफट जाके आप वापस आ सकते हैं। बैंड्रा में तो जाने में इतना टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलो भाई आज ये डबिंग पे चलेंगे हमारे साथ। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी फन सॉन्ग और मज़ा बहुत आया था उसको करने में। और बढ़िया था यार, लाइक उसको पहली बार स्टूडियो में लेकर गई और फिर हमने गाना भी गाया। 1-2 टेक मैंने उसको ऐसे कंधे पर लेकर भी करे क्योंकि वो सोने वाला था, तो इस लाइक चलो सो जाएगा। फिर ही स्लेप्ट थ्रू आउट द डबिंग एंड लाइक ठीक है, फिर वापस गाड़ी में मस्ती करते करते वापस। हाउ वंडरफुल। So he's been to my shows also now. हाँ, ऐसा लाइक चंडीगढ़, गोवा, जहाँ मतलब बहुत ठंड नहीं थी, तो तब मैं उसको ट्रैवल भी कराया। लेकिन अब मैं जब वो बड़ा होगा तो मैं बोलूँगी तू पहला बच्चा है जो 4 महीने की एज में गोवा चला गया, तो हमको कितनी परमिशन भी लेनी पड़ी थी मम्मी पापा से गोवा जाने के लिए पहली बार। तो तुम बढ़िया एकदम हो गया है। मतलब डज इट फील वेरी सैटिस्फाइंग, मतलब आप अपने बच्चे को जब साथ में लेके घूमते हो? हाँ, इट्स ईजियर एक्चुअली, क्योंकि टेंशन नहीं है बार बार फ़ोन करके पूछने की, या फिर आपको देख नहीं रहे कि क्या कर रहा है, वीडियो कॉल पर जागा है, सोया है, वो टेंशन नहीं है। पता है साथ में सिक्योर्ड है, कोई टेंशन नहीं। लाइक ऑब्वियसली घर पे भी सेफ है, बट मेरे से दूर होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि यार कहाँ है क्या कर रहा है। ऐसा मैं अभी भी कहीं पे मतलब मेरे काम पे लेके नहीं गई ये सोच के कि जो मैं अगर काम पे रही तो वो कहाँ होगा पीछे, और होटल रूम में ही होगा, तो उससे तो अच्छा है घर पे हो। मतलब एक पता नहीं, मुझे तो हर जगह ही वरी लगा रहता है। और जब जैसे अब सॉलिड शुरू हुए तो आई एम लाइक मोर कंफर्टेबल कि वो घर पर रहें, क्योंकि आराम से खाना खा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लाइक अच्छे एनवायरनमेंट में बनेगा, साफ़ सुथरा। यू आर ट्रैवलिंग, आप होटल्स में कितना ट्रस्ट कर लोगे कि बच्चे के हिसाब से खाना बनेगा, तो इट्स बेटर कि ठीक है घर पे। It's so good to see that a mother, I mean, how beautifully, I mean, I somehow feel कि आपने हमेशा भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ी है, और God has kind of shaped your life in the way He wanted it, and that too very beautifully. And there's a zikr of dad and mom always. So your mom and dad is still very involved अभी भी? या आई थिंक बिकॉज मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट के बिना एक तो जो मैं ज़िंदगी आज जी रही हूँ वो मैं पॉसिबल ही नहीं हो पाती। क्योंकि अगर वो डिसाइड नहीं करते कि इसको बॉम्बे लेकर चलते हैं, इसको एक बार तो मौका देते हैं कि अपना सपना पूरा कर सके, तो वो नहीं अगर इतना ट्रस्ट रखते या इतना मतलब हिम्मत रखते तो शायद वो नहीं हो, शायद क्या 100% नहीं हो पाता। एंड टिल डेट बिकॉज वो मेरे साथ शिफ्ट हुए बॉम्बे, तो आई हैव ऑलवेज बिन इन अ वेरी फेमिलियर और अ वेरी सिक्योर माहौल, कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, और द लाइफ हैज़ बिन लाइक वेरी प्रिटी स्मूथ एंड हैपनिंग फॉर मी। क्योंकि घर आती थी काम करके, तो खुश हूँ तो भी शेयर कर सकती थी, दुखी हूँ वो भी शेयर कर सकती थी। तो आई थिंक हैविंग अ फैमिली विच इज़ सो सपोर्टिव, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड योर पेरेंट्स आर विथ यू इवन नाउ? लाइक नाउ साथ में, द सेंस जैसे वो डी विंग में रहते, मैं सी विंग में रहती हूँ, इतना सा दूर है हम। बहुत दूर है, बाप रे। तो उतना, बट या इट्स फन। माय गॉड। तो मतलब योर सन इज ग्रोइंग अप विद दादा दादी नाना नानी एकदम। तो अच्छा है ना, बहुत इजी हो जाती है लाइफ एक्चुअली, कि चलो बड़ों को दिया कि जब मैं नहीं हूँ घर पे आप संभालो इसको, तो और बच्चों के लिए अच्छा भी है, जितना वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहें तो अच्छा रहता है। लाइक इट्स वो माहौल अच्छा रहता है, उनको समझ आती है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है कैसे, और कैसे बिहेव करने चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ें दादा दादी नाना नानी समझा सकते हैं वो हम नहीं समझा सकते, उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है हमसे, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो हाउ इज़ आई एम आस्किंग जस्ट अ क्वेश्चन, मतलब आजकल ऐसा लगता है देयर इज़ अ गैप इन पेरेंटिंग, मतलब द वे वी आर थिंकिंग और जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा ने परसीव किया हुआ है, तो ऐसा कुछ होता है कि फुल मतभेद होता है? सबसे बड़ा मतभेद तो यही हो जाता है कि अभी तक उसको बेटा शहद नहीं चटानी उसको, यही सबसे बड़ा वो था। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चटानी है,
जो है मैं ही हूँ उसके लिए, मैं उसको मीठा नहीं खाने दूंगी। और मेरा प्लान भी यही है कि 2 साल तक तो कोई मीठा नहीं, नमक नहीं। मगर 1 साल से पहले तो डॉक्टर ही मना करते हैं अभी शहद चटाने का। दैट इज़ अ बिग चेंज। मतलब हमारे पेरेंट्स को ये आइडिया नहीं था, बिकॉज उन्होंने तो मस्त, वो अभी भी करते हैं यार कोई खाने का टेस्ट ही नहीं है इसके बेचारे खा उसमें। हाँ। तो लाइक अब वो समझदार हो गया, अब वो भी देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि हाँ नहीं देख, नहीं खिलाना नमक। आप भी वीडियो भेजते रहते हो ये देखो कि बच्चों को इतना टेस्टी खाना खिलाने तो की ये सब जरूरत मतलब नहीं है। अभी स्क्रीन, अब हमारे यहाँ बहुत है कि स्क्रीन हम बिल्कुल मतलब नो स्क्रीन रखते हैं उसके सामने। अगर वो आता भी है तो टीवी बंद, मोबाइल फ़ोन साइड पे, बिकॉज जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे तो वो नहीं समझेगा इस चीज़ को। तो वी आर स्ट्रिक्ट एज दैट लाइक। और मम्मी पापा भी समझदार हैं, समझते हैं वो भी लाइक। और क्या क्या चीज़ें हुई जो जिसमें मतलब मॉडर्न पेरेंटिंग आगे आया टू द ट्रेडिशनल पेरेंटिंग? आई थिंक ये सिर्फ शहद वाला ही था, वो भी बट दैट इज़ ऑल्सो बहुत ईजीली हो गया, बिकॉज अब वो समझती हैं कि नहीं खिलानी चाहिए। तो फन यार, बट बाकी तो सही है सब। मैं आई बिन लकी कि मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं, बिकॉज मी एंड गोल्डी लाइक वेरी रिजिड कि ये होगा तो ऐसे ही होगा ऐसे। So you have to be rigid. हाँ Because parenting is all about the parents. या ट्रू एंड समझदार हैं इस मामले में। मतलब सब बड़े लोग हमारे घर के समझते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा कह रहे तो ऐसा सही है। नो आई एम श्योर, क्योंकि जो पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया अपनी बेटी को और आगे लेके गए जहाँ पे मतलब इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि कैसे करे क्या करे, जैसे आपने कहा विदाउट एनी बैकग्राउंड एंड ऑल। तो आई एम श्योर दोज पेरेंट्स आर वेरी अडेप्टिव। हाँ, सिमिलर टू माई पेरेंट्स। थोड़ा बीच बीच में स्टार्टिंग में होता था, अरे शहद नहीं चटाया, अरे खाने में कोई टेस्ट नहीं है, हिचकी आ रही, पानी पिला दो। तो हमने बोलना पड़ा नहीं अभी नहीं, अभी हिचकी आए, अभी हिचकी आके खुद बंद हो जाएगा, पर पानी नहीं पिला सकते। तो ये सारी चीज़ों को वो हुआ था। और हर एक चीज़ में हमने तो किया था, तू तो ऐसे ही बड़ी हुई, तुझे तो कुछ नहीं हुआ था, ये बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी मम्मी पापा ऐसे होते हैं क्या? सारे मम्मी पापा इतना इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। तो इट्स गुड टू हियर कि सबको ही ये सारी बहुत, और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं मतलब, और उनकी भी गलती है नहीं, बिकॉज उन्होंने ऐसा ही देखा है अपने पहले से। मतलब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं। बाकियों के घरों में मैं देखती हूँ तो उनको मतलब देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ता है कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। मेरे मम्मी पापा एकदम चिल्ड आउट समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब शादी हो जाने के बाद माँ बाप थोड़ा मतलब साइड हो जाते हैं, या फिर समाज ही बोलते हैं कि साइड कर दो। योर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विथ योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? मुझे तो लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने अच्छे माँ बाप मुझे मिले। और मैं तो अपने लिए भी यही कहती हूँ कि अगर मैं अपने मम्मी पापा की 10% भी बन जाती हूँ ना, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की लाइफ एकदम सॉर्टेड, उसको कोई टेंशन नहीं ज़िंदगी में। तो सोचो वो कितना अच्छा करते होंगे कि मेरे को 10% में भी लगता है कि मेरा बच्चा सॉर्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पास रखना चाहिए, साथ रखना चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि अगर सामने वाले कैसे हैं। अब वो इतने अच्छे कभी इंटरफेयर करते नहीं और हैव बिन ऑलवेज बिन सपोर्टिव। और मुझे मेरी ज़िंदगी अभी भी मैं अपने हिसाब से ही जीती हूँ, तो वो दखल अंदाजी वाला सीन है नहीं। तो बस यही है कि हमेशा घर में प्यार वाला माहौल बना रहना चाहिए। और जितना आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हो ना, भगवान भी देखते हैं कि मतलब यार ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब मिलता है उनको, माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो आई थिंक दैट इज़ एक ही चीज़ आप कर सकते हो अगर, क्योंकि भगवान को जाके तो थैंक यू नहीं कर सकते हर बार, माँ बाप को जाके तो थैंक यू कर सकते हो। तो माँ बाप और भगवान एक ही बात है। Absolutely, मतलब आपने जैसे मेरी दिल की बात कह दी। How beautiful. How much is Goldie involved in parenting? टोटली हैंड्स ऑन डैड हैं वो एकदम। सबसे स्ट्रेंज बात है कि मैंने अभी तक हरफतेह का भी डायपर चेंज नहीं किया। हाँ, आज तक एक बार भी नहीं किया है। मेरे को पहनाना भी नहीं आता है। मतलब मैंने संभाला है उसका फीडिंग, बाकी काम उन्होंने संभाला है। तो अभी 7 months का हो गया, मगर मुझे डायपर पहनाने का मौका नहीं मिला है। ही इज़ सो गुड विद एवरीथिंग, लाइक चाहे उसके बारे में कोई शॉपिंग करनी हो, और लाइक ही इज़ वेरी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। और मतलब अब जैसे मैं बाहर हूँ तो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के पास है तो सही होगा आराम से। अगर कुछ वो खाना भी खा लेता है उनके पास सो भी जाता है। तो सबसे मतलब आई थिंक बेस्ट
पापा ही कैन बी, so sorted. My God, it's like the dream dad. ड्रीम मैं डैड. किसी को कहती भी कि मैंने पता कि उसको सिर्फ कभी डायपर नहीं चेंज किया, और मुझे ऐसे परेशानी नहीं होती, रात को भी मैं उठ रही हूँ तो वो भी उठ जाते हैं साथ में कि चल तू थक गई होगी, थोड़ी देर मैं संभाल लेता हूँ, मैं सुला देता हूँ, या मैं पाठ कर रही हूँ तो वो मतलब अगर वो रो रहा है तो उसको संभाल लेंगे कि मेरे पास आने नहीं देंगे, कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ. तो इट्स वेरी लाइक इट गेट्स ईजियर व्हेन यू हैव सच अ सपोर्टिव पार्टनर. यू नो, जो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, बच्चे टेक्निकली थोड़ा सा एक पैसा उस पर ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं. हाँ. जैसे हाँ, क्योंकि ये मैंने ये नोटिस किया है विथ बोथ माई किड्स कि अगर मैं डायपर चेंज कराऊँ और उसकी सारी बेसिक काम मैं कराऊँ, वो टेक्निकली एक पैसा मम्मा के लिए इंक्लाइंड होंगे देन पापा. पापा इज अमेजिंग. मतलब रोज पापा जब भी घर पे घुसते हैं, आई सी देम डांसिंग. मतलब ऐसा लगता है आप बहुत साल बाद मिले, ऐसे नाच नाच के पहुंच जाएंगे. लेकिन जब भी मतलब कोई एक सिचुएशन आएगा टू चूज बिटवीन द टू और ऐसा कुछ, तो मामा चाहिए, मामा को देखना है. तो मुझे वो समझ में आता है कि जो एक मतलब जो ज़्यादा बच्चे के साथ काम होता है ना, तो उसके साथ एक पैसा. तो डोंट यू फील दैट कि मुझे चाहिए टेंशन. हाँ, मेरा शुरू से ही मतलब जब मैं मतलब डिलीवरी किया था, मुझे पता नहीं किसी ने तो कहा, मम्मी ने कहा था एक्चुअली कि देख जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो फीडिंग है, वो तू कर सकती है, वो तू कर, वो तेरा प्राइमरी काम है. उसके अलावा जितना भी काम है ऐसा मत सोच कि हम बाकी सब नहीं कर सकते, हम सब कर लेंगे. तो तू अपना भी ख्याल रख, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेल रेस्टेड, और तभी you'll बाउंस बैक, काम कर आराम से कर पाएगी. तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि जितनी इम्पॉर्टेंट मेरे बच्चे की लाइफ है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ भी है. तो आई वॉज़ वेरी श्योर एंड स्ट्रिक्ट, और मेरे को टेंशन भी नहीं था कि वो संभाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सब ने अच्छे से संभाला हर फतेह को. तो आई वॉज सॉर्टेड कि मुझे ठीक है, कि मुझे अपने आप को मैंने मेंटली स्ट्रॉन्ग समझा ही लिया था कि मैं एक काम करूँगी, बाकी सब काम कर सकते हैं. अगर मैं नहीं भी करूँगी, मुझे इस गिल्ट ट्रिप में जाना ही नहीं था. आई ट्रेन्ड माई माइंड कि मेरे को ये गिल्ट ट्रिप नहीं चाहिए, कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, और या किसी और से उसको ज़्यादा प्यार हो जाएगा. तो दिस वॉज वन थिंग आई रियली विच रियली हेल्प मी टू कोप अप फ्रॉम दिस फीलिंग कि मतलब कि नहीं, दूसरे पे पापा को ज़्यादा प्यार करेगा. अब मुझे लगता है कोई बात नहीं, पापा को प्यार करेगा ना, कर ले. पापा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पापा काम कर रहे हैं, पापा को ज़्यादा प्यार करेगा. अल्टीमेटली माँ के पास ही आते हैं बच्चे, ये मैंने देख लिया. ये तो है, ये तो 100% अभी मैं जैसे शो के बाद आती हूँ, शो से वापस करके आई, जैसे आज मैं ट्रैवल करी तो आई कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द शो, जो वो उछल के मुझे वो एयरपोर्ट पे मिलता है ना, तभी वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ, माँ ही होती है, कोई भी कुछ भी कर ले. तो How wonderful. So But at the end of the day, after this diaper and all these things are over, बच्चे जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, जब डायपर की भी ज़रूरत नहीं होती और खाने की भी असिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जब वो खुद खाने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती है, फिर नॉर्मल रिलेशनशिप्स ही बन जाते हैं. हाँ, बट वो पापा को देखकर नाचने वाला तो है, होता ही है. वो आप चाहे जितना मर्जी कर लो, नाचते वो पापा को देख के ही हैं. देखे ही करे कितने टाइम बाद आए हैं, जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, साथ वाले कमरे से ही आए होंगे स्टूडियो से. बट वो है, इट्स गुड. द किड्स एंड देयर अटैचमेंट टू फादर इज समथिंग. और ये अब है, अब की जनरेशन में ज़्यादा है. हमारे से मतलब हमारी जनरेशन में शायद ऐसा नहीं था, बट अब वाले जो भी बच्चे हैं, सब पापा को देख के ऐसे उछलते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से एकदम क्या ही आ गए हैं सामने. I know. फिर माँ बोलते, सारा दिन मैं तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम कहाँ थे? इसलिए मैं उस जोन में जाती ही नहीं, मैं सारा दिन सेवा करती ही नहीं कि मेरे को गिल्ट. मैं एक्चुअली कोशिश करती हूँ इस गिल्ट में. एक्चुअली जब भी मैं घर जाती हूँ कि सारा काम बच्चों का मैं करूँ. अभी तो ऐसा हो गया है कि मतलब मैं बोल रही हूँ, पॉटी करने के बाद मैं बोल रहा हूँ पॉटी किया है, जाके साफ कर, मम्मा साफ कराएगी, मम्मा साफ कराएगी. मतलब उसको उतना सा भी अलग नहीं रहना कि वो जाए बाथरूम. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन दैट 10 minutes ऑफ मम्मा, तो वो भी मम्मा चाहिए होता है उतने टाइम के लिए भी. तो ये मतलब आउट ऑफ माई ओन गिल्ट ट्रिप ही मैंने ये आदत डलवा दी है एक्चुअली. सो आई कैन एक्चुअली
hold myself back and say no problem बच्चा, go do that and come back. I've just entered. मैं अभी घर घुसी हूँ, घुस के ही मैं लग जाती है, चलो 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 दौड़ा दौड़ा भागा भागा। वो होता है ना, वो माँ वाली फीलिंग है। हाँ, मतलब कंट्रोल नहीं है उस पर एक्चुअली। होता है बच्चे को कि मैं भी ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है इसमें कि कोई नहीं, बाकी सब कर रहे हैं ना, मैं हूँ, मैं प्यार करने के लिए हूँ। There's always something to learn from somebody, right? Instead of saying कि देखो मैं ऐसे करती हूँ, हमेशा ना एक सहूलियत के लिए अच्छी चीज सीख लो, वो हमेशा काम आएगा इन द लॉन्ग रन। सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि पापा लोग या दादा लोग दादी लोग नाना नानी अच्छे से नहीं कर सकती। जितना हम उनको देंगे ना कि आप कर सकते हो, ट्रस्ट जितना फैक्टर हम देंगे सामने वाले को, ट्रस्ट फैक्टर, उतना वो अच्छे से करते भी हैं। अगर आप सब कुछ अपने पे लेते रहोगे तो फिर आप सारी उम्र अपने पर ही लेते रहोगे। ये मंत्र है, जितना आप अपने आप को बोलोगे हाँ मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, सामने वाले को लिबर्टी मिलेगी, हाँ कर ले, बट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि हाँ आप भी कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पंप दो और करा लो काम। ये बोलना नहीं होता बट करना ऐसे ही होता है। बाकी लोगों पे तो वेरी नाइस थिंग, नाइस मंत्रा टू लर्न। इनफैक्ट मैं तो ये अभी हाल ही में मैंने किसी को बोला, अपने नज़दीकी करीबी किसी को, उसको एक अच्छी हेल्प मिली नहीं रही थी अपेरेंटली, तो उसने बोला इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसमें। मैंने कहा देखो 100 तुम माँ नहीं ढूंढ रहे हो, तुम एक हेल्प ढूंढ रहे हो कि तुम अगर गर्दन इधर घुमाओ तो वो उधर काम कर सके। तो उसमें अगर आप पूरा क्या बोलते हो सर्वगुण संपन्न ढूंढना चाहोगे तो वो तो नहीं मिलेगा, और कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना देनी पड़ती है तो कर लेते। अगर तुम सारा काम खुद ही कर लोगे और फिर बोलोगे वो नहीं कर रहे तो उसको तो स्कोप ही नहीं मिल रहा है करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा तो भरोसा करके देना पड़ेगा, बिकॉज if you want to work, that's for sure one thing, that if you want to work you need a help, you need a backup. वो चाहे वो दादा दादी नाना नानी हो, पापा हो, जो भी हो, इनफैक्ट हेल्प हो, मेड हो, जो भी हो, एक हेल्प तो होना चाहिए और उस पर भरोसा करना भी सीखना चाहिए। बहुत मुश्किल काम होता है जब आपको किसी पे भरोसा करना पड़ता है अपने बच्चे को लेकर, बट इवेंचुअली यू हैव टू डू इट, एंड ईजियर व्हेन यू हैव फैमिली। फॉर हेल्प्स थोड़ा होता है कि यार ठीक है दें कि नहीं दे बच्चा, बट ठीक है मिलती हैं ट्रेन्ड हेल्प्स भी। I just want to ask, just like actors, they are very open to जो लोगों के ट्रोल्स, तो how is the situation for singers? सेम है, लाइक ट्रोलिंग तो आज की डेट में बहुत इजी हो गया है ना। मतलब स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी को कुछ भी लिख कर दे दो, तुम्हारा काम ख़त्म, सामने वाला ट्रोल हो गया। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने वो ट्रोल की तरह लेना है कि सिर्फ उसको इग्नोर करना है। आई बिन प्रीटी ब्लेस्ड कि ऐसे ट्रोलिंग वाला सिचुएशन मेरे साथ नहीं होता है, बट या ट्रोलिंग तो सबके साथ ही होती है। लाइक फॉर सिंगर्स ऑल्सो इट्स ईजी फॉर देम। कोई सुर में गा रहा है नहीं गा रहा, किसी ने क्या पहन लिया, किसी भी बात पे ट्रोल कर देते हैं। लोगों का क्या है, लोगों का काम कहना है, वो कुछ भी कहते रहेंगे। अपना माइंड सेट सॉर्ट होना चाहिए कि हमने को सुनना ही नहीं, ख़त्म। That's the only way out. थोड़ी मोटी चमड़ी के होने पड़ते हैं। हाँ सही, ठीक है ना, उसने जो कहना था, एंड इट्स ऑलवेज कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज़ देयर मेंटालिटी, सिंपल एज दैट। आप अपने मन में सॉर्टेड हो, सब कुछ सही है तो बस सही है। एज अ मदर व्हेन सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है, वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां काम वाम करें एंड सेल्फ सफिशिएंट बने, लेकिन माँ बनने के बाद भी जब लड़कियां काम करते हैं तो उनको एक थोड़ा सा अलग अंदाजे से देखते। वैसे तो एक्सपेक्ट करते कि काम भी 100% करे, और बहुत अच्छी बात है कि तुम कर रहे हो, तुमने अपना करियर नहीं छोड़ा, लेकिन तुम बच्चे को किसी और के पास छोड़ के काम कर रहे हो, तो ये एक ट्रोलिंग का हिस्सा बन जाता है। सो हाउ डू यू सी दैट? सी दिस इज़ वेरी सिंपल टू हैंडल। आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है आपको वो करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव 100% टू योर चाइल्ड, प्लीज़ गो अहेड, वो करो। अगर आप वर्किंग वुमन हो और आपको बाहर जाके काम करने का मन है तो आपको वो करना चाहिए। हायर अ हेल्प, और नाना नानी दादा दादी जिसके पास बच्चे को छोड़ना है छोड़ो, बिकॉज अल्टीमेटली आप तभी जब तक आप खुश नहीं होगे, आप पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप अपने बच्चे को कभी भी 100% खुश नहीं रख सकते। तो आपकी खुशी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर। जितने आप खुश उतना आपका बच्चा खुश, एज सिंपल एज दैट। दूसरों की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में दूसरों की कितनी दखल अंदाजी है या कितना कोई क्या कहेगा, उस पर कभी आपको ध्यान देना ही नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक फॉर योर सेल्फ फर्स्ट।
and your family and your bachcha. That is the most important thing. One tip about food that you do for your child. कुछ चीज़ जो आप नहीं देते हो, बिल्कुल नो फॉर यू, एंड मतलब आप क्या देते हो क्या नहीं, जस्ट एन ओवरव्यू. No तो is like sugar and salt, which is like a big no. और मेरा प्लान भी यही है कि नहीं खाने दूंगी. मैं तो पूरा प्लानिंग करी है उसको, अगर मैगी या नूडल्स भी चाहिए होंगे तो उसको सेवइयाँ दी जाएंगी बोल कर कि ये मैगी है, और दही दी जाएगी कह कर ये आइसक्रीम है, ये ऐसे करके. तो बच्चा, मैंने पूरी प्लानिंग की हुई है. और जब वो बड़ा होगा मुझे बहुत सुनाएगा भी कि मम्मा आपने मेरे साथ गलत किया है, बट कोई बात नहीं, गुड फॉर गट, गुड फॉर हिम. और समथिंग विच आई थिंक देना चाहिए, लाइक कैरेट का प्योरी हो गया, एवोकाडोज आर वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. तो ये सब चीज़ें, मतलब मैंने उसका पूरा वीकली चार्ट बनाया हुआ है कि आज ये बनाना प्योरी मिलेगी, आज ओट्स प्योरी मिलेगी. तो ये सब रेगुलर थिंग्स सब दैट इज अकॉर्डिंग टू मतलब ऑल द काइंड ऑफ, हाँ, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके हिसाब से, अगर प्रॉपर्ली प्लान्ड. थोड़ा सा हम अगर जाने तो ओट मिल्क, मतलब ओट्स की प्योरी विद मिल्क. और बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एवोकाडो हैव सेड. इसके अलावा मैं तो सब कुछ, जैसे राइस शुरू किया तो उसमें थोड़ा सा कैरेट और बीन्स, पालक बहुत पसंद है उसे. तो हैव यू वीन्ड हिम ऑफ मिल्क येट? नो, आई एम ट्राइंग, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. इट विल टेक टाइम. आई एम डूइंग 1 फीड एट अ टाइम, धीरे धीरे सिखा रही हूँ, बट हो जाएगा. Wow, I came to know of Asis's other side of it. Totally other side. Totally other side of it. पर एक चीज़ तो बिना जाने मैं नहीं छोड़ूंगी. Like what is next coming up? Wow. Next actually, God has been really kind. मतलब मेरे आज ही 3 गाने आए हैं एक साथ. Like one is from the film Nadaniya, which is launching Ibrahim Ali Khan, Saif Ali Khan's son, and Khushi Kapoor. Khushi Kapoor has like already launched, but उनका एक गाना है बहुत खूबसूरत, इश्क में, that has released. And there is one song, अपना नाम दो, which is a non-film song that has released. How Are You is from Dhoom Dhaam, which is coming, Yami Gautam है उसमें. तो ये 3 गाने तो अभी आए हैं, and now I'm pretty busy with all the promotions कि कैसे गानों को करना है. And this year is filled with a lot of new releases. Also I've started traveling for shows, so gigs are happening, fully like booked, और खूब सारा काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है. Getting back on stage is something which I really enjoy. It's a very happy high. Yes, it is actually. Being back on stage, like मुझे मतलब आई थिंक वो बहुत खूबसूरत टाइम होता है. वो एक 1.5 से 2 घंटा वो जो आप होते हो ऑडियंस के साथ, दैट इज़ द बेस्ट टाइम. और yes, everything is happening. A lot of songs are in pipeline right now, film and non-film both. So yes, आप बहुत सारे गाने सुनेंगे इस साल. Oh my God! So the year started for Asis on a super high note. Yeah. आज ही गाने रिलीज हुए हैं. Oh my God! और for द ऑडियंस, जस्ट इन केस, हमारे इंस्टाग्राम में जाके आप देख सकते हैं. बाय द टाइम यू लिसन टू दिस पॉडकास्ट एक हम लोग रील भी शूट करेंगे जो आप हमारे इंस्टाग्राम में जाके भी देख सकते हैं. और मुझे इतना मज़ा आया. आई होप एज अ वर्किंग मॉम और एज अ स्टेइंग होम मॉम, अगर आपके दिमाग में छोटी मोटी ऐसी होता है ना दुविधाएं है कि सोच लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ऐसा क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, शुड आई नॉट, आई थिंक आफ्टर दिस पॉडकास्ट यू हैव कम टू नो कि कैसे हर एक वर्किंग मॉम who wants to work, who wants to do something for herself, because at the end of the day आप वो एग्जाम्पल हो जो आपका बच्चा देख के बड़ा होएगा. तो आप अगर जो एग्जाम्पल आप सेट करना चाहते हो, वॉट एवर दैट इज फॉर योर सेल्फ, you have to work towards it. And I was pretty much thrilled to have found so many similarities. Wow, yeah. Oh my God. तो आप लोगों को तो मेरी कहानियों के बारे में जितना पता है, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, whichever way, if it has touched your heart, please write down in the comments below, because it really means to me. And yes, you can listen to the whole conversation on Spotify. तो कोई भी काम करते हुए स्पॉटिफाई में ये कॉन्वर्सेशन सुनते रहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द दीबिना बनर्जी शो. एंड थैंक यू सो मच Ashish for coming. Thank you so much. It was so wonderful to have you. I had a great time chatting to you.